नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। तेज प्रताप अब पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। कल आरजेडी की ओर से उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें तमाम बड़े नेताओं का नाम था, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम नहीं था। उस लिस्ट में राबड़ी देवी, मीसा भारती का भी नाम नहीं था। अब उस लिस्ट पर तेज प्रताप ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप अब पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। गुरुवार को आरजेडी की ओर से उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी गई थी। 20 नामों की इस लिस्ट में तेज प्रताप का नाम कहीं नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला नाम लालू प्रसाद का है। नंबर 2 पर तेजस्वी प्रसाद यादव है। अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम बड़े नेताओं का नाम आप साफ साफ देख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप का नाम नदारद है। महज 24 घंटे के भीतर तेज प्रताप ने उस लिस्ट पर ही सवाल उठा दिया है। तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास निकाली है। तेज प्रताप यादव ने स्टार प्रचारकों की सूची को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा है कि ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। मेरा नाम रहता न रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं ना जी। जाहिर है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में माँ राबड़ी देवी और बड़ी बहन मीसा भारती का नाम नहीं होना लालू एंड फैमिली पर कई सवाल है। माँ और बहन के पक्ष में तेज प्रताप यादव का ट्वीट भी परिवार में पेच दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। तेज प्रताप ने ट्वीट में मां राबड़ी और बहन मीसा का नाम लिया है। क्या तेज प्रताप को राबड़ी और बहन मीसा का समर्थन है? क्या तेज प्रताप के मुद्दे पर लालू परिवार बंट चुका है? क्योंकि ये सवाल तो है कि तेज प्रताप के साथ राबड़ी और मीसा का नाम क्यों कटा है। नाम क्यों कटा, इस पर पार्टी अपना स्टैंड साफ कर सकती है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि तेज प्रताप को आरजेडी में साइडलाइन कर दिया गया है। कल तेज प्रताप और कांग्रेस के नेता अशोक राम से मुलाकात हुई थी। तेज प्रताप कांग्रेस के पक्ष में प्रचार भी कर सकते हैं, ऐसा अशोक राम ने न्यूज़ 18 पर दावा भी किया है। अब कांग्रेस ने तेज प्रताप को न्योता भी दिया है। अगर तेज प्रताप बागी होते हैं तो आरजेडी की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ सामने आता है, लेकिन अभी तेज प्रताप यादव पूरे बगावती मूड में जरूर नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की सूची से नाम गायब होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपना दर्द ट्विटर पर साझा किया। अपनी ही पार्टी के खिलाफ तेज प्रताप की बगावत के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। एनडीए नेताओं ने तेज प्रताप के ट्वीट के बाद तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, जबकि आरजेडी ने एनडीए नेताओं पर पारिवारिक मामलों में बेवजह सियासत ना करने की नसीहत दी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। देखिए, हम तेज प्रताप यादव जी के बयान से अक्षरशः सहमत हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है और उस पर्व में आप माताओं को, बहनों को घर से तो आपने निकाल ही दिया था, अब दल से भी निकाल रहे हैं। क्या होगा? जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा के कोई एक बेटा सल्तनत तक पहुंचने के लिए बाकी लोगों का कत्ल कर दिया करता था, ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का राजनीतिक कत्ल होने की साजिश चल रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में तेज प्रताप जी सही माने में उसकी विरासत है, लेकिन जिस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया राजद के उनके परिवार वालों ने ही, उनके दिल की आवाज सामने निकल करके आई। स्टार प्रचारकों की सूची में किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं होगा, ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। विपक्ष को इसमें राजनीति दिख रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी और परिवार पर राजनीति करना बंद करें हम, एनडीए। अब आप खबर को समझिए कि आखिर विरोधी तेज प्रताप को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसके मायने क्या हैं। 3 दिन पहले शिवानंद तिवारी ने कहा था कि वो खुद ही अलग हो गए हैं। तेज प्रताप ने खुद का एक संगठन छात्र जनशक्ति परिषद बना लिया है।
उसी संगठन का हवाला देते हुए शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा था कि वो खुद ही अलग हो चुके हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 4 दिन पहले आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर भी था। लालू प्रसाद ने सिर्फ तेजस्वी की तारीफ की थी। लालू ने बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए एक शब्द भी नहीं कहा था। लालू ने कहा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी का प्रभाव बिहार में बढ़ा है। लालू ने तेज प्रताप के बंधक वाले बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो देखने वाली बात अब यह होगी कि आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ मोड़ आता है। बढ़ते आगे, आज रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। पटना में एलजेपी के दफ्तर में रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान शामिल नहीं हुए। लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा में तेज प्रताप शामिल हुए थे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर पटना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी दफ्तर में ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की ओर से आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बड़े नेताओं ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत नेता के आदर्शों को याद किया। पक्ष हो या विपक्ष, तकरीबन सभी दलों के नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान पटना में हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वो आगे खुद जाते थे, उसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह करते रहते थे। उनकी सोच थी कि समाज में जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो अकलियत के हमारे साथी हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो समाज से अलग कटे हुए हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने की, सदैव उन्होंने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान की स्मृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, बिहार सरकार जरूर करेगी। उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो तो हम सब दिन रखेंगे। उनके प्रति जो आदर का भाव वो सब दिन रखेंगे और उनकी स्मृति को लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी काम है वो सब भी किया जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जब पशुपति पारस लोगों को रामविलास पासवान से जुड़ी यादों को सबके साथ साझा कर रहे थे, उसी दौरान लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहुंचे। देखिए, हमारे छोटे भाई हैं। तेज प्रताप यादव ने भी रामविलास पासवान के योगदानों को याद किया और बताया कि यहाँ उन्हें अपनापन महसूस होता है। यहाँ आकर के हमको अपनापन जैसा महसूस होता है। यही शब्द हम कहना चाह रहे थे। पिछले साल 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया था। किसान परिवार से आने वाले रामविलास पासवान ने तकरीबन 5 दशक से भी ज्यादा समय तक सफल राजनीति की थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए कि आखिर कैसे रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर बिहार की सियासत बटी हुई नजर आई। चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस की राहें अब जुदा हो चुके हैं, ये सबको पता है, आप भी जानते हैं। दोनों ही रामविलास पासवान के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान को जहां महागठबंधन के नेताओं का साथ मिल रहा है, तो रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद चिराग के यहां पहुंचे। चिराग पासवान ने दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था और वहीं पशुपति कुमार पारस ने पटना में श्रद्धांजलि सभा यहां पर आयोजित की। अब यहां एनडीए के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पटना में सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम और उपराष्ट्रपति ने पत्र लिखकर अपना संदेश दिया। दोनों ने पशुपति कुमार पारस को पत्र लिखा।
लालू परिवार भी रामविलास के बहाने बटा दिखा। तेज प्रताप ने जहां पटना में आकर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं तेजस्वी ने अपने पार्टी ऑफिस में ही रामविलास के चित्र पर माल्यार्पण किया। अब कहा जाए तो रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर परिवार ही नहीं, राजनीति की दो अलग अलग धारा भी देखने को मिली। और ये धारा अक्सर देखने को मिल जाती है जब से ये सब कुछ सामने आया है, दो गुट जब से एलजेपी का बटा है। बढ़ते आगे, श्रीनगर में भागलपुर निवासी वीरेंद्र पासवान के शव का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पैसे के अभाव में वीरेंद्र के शव को घर नहीं लाया जा सका। अब सवाल यह है कि जिस वीरेंद्र की मौत पर पूरे देश ने आंसू बहाया, उनके शव को अपने घर लाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने पहल क्यों नहीं की? आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये जलती हुई चिता भागलपुर के उस वीरेंद्र पासवान की है जिसे आतंकियों ने श्रीनगर में 5 अक्टूबर को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वीरेंद्र की हत्या की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन बदनसीबी देखिए, मरने के बाद वीरेंद्र पासवान को अपने गांव की मिट्टी नसीब नहीं हुई। वीरेंद्र का अंतिम संस्कार श्रीनगर में ही करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि उनके परिजनों के पास पैसे नहीं थे कि शव को अपने गांव जगदीशपुर के वादे सैदपुर ला सकें। हम लोग का यही इच्छा थे कि हम पापा को अंतिम बार देखें, लेकिन वो भी नहीं देख पाए। काहे कि यहाँ बोला क्या, यहाँ केस लड़ना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, इसलिए यहाँ नहीं आया। वीरेंद्र के भाई ने न्यूज़ 18 को बताया कि श्रीनगर प्रशासन पटना तक शव को भेजने के लिए तैयार था, लेकिन शव को पटना से भागलपुर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से सवाल है कि शव को लाने की क्यों नहीं की गई व्यवस्था? क्या फंड की कमी थी या फिर मंशा नहीं थी? श्रीनगर प्रशासन से क्यों नहीं की गई बात? भागलपुर प्रशासन ने क्यों नहीं दिखाई तत्परता? सवाल सिर्फ जिला प्रशासन से ही नहीं है, उन नेताओं से भी है जो वोट मांगने के लिए तो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, वोट के लिए गिड़गिड़ाते तक हैं, लेकिन जब जनता को मदद की जरूरत होती है तो झांकने तक नहीं आते। प्रशासन का आदमी कोई सूद लेने के लिए आप लोग कैसे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं सर, अभी तक मदद कर। सवाल है कि कहां है भागलपुर के सांसद अजय मंडल? मामले से अनजान क्यों हैं? वीरेंद्र के परिजनों की क्यों नहीं की मदद? क्यों नहीं की शव को लाने की पहल? वीरेंद्र पासवान की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। पत्नी बीमार रहती हैं और परिवार पर 2 लाख का कर्ज है। ऐसे में बगैर किसी मदद के जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी चिंता है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। श्रीनगर में आतंकी हमले के शिकार हुए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के परिवार वालों को जम्मू कश्मीर की सरकार ने 6,25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। 6 अक्टूबर को 1.25 लाख रुपए दिए गए थे। आज जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 लाख रुपए अतिरिक्त मदद की घोषणा की। बता दें कि वीरेंद्र पासवान का परिवार बेहद गरीब है और परिवार को आर्थिक मदद की सख्त दरकार है। तो श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के पीड़ित परिवार को मदद की दरकार है। बेहद गरीब वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार है। यदि आप वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस बैंक अकाउंट के जरिए मदद पहुंचा सकते हैं। वीरेंद्र की पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर है जो हम आपको बता रहे हैं, 430357722466। बैंक ऑफ इंडिया की जगदीशपुर शाखा के इसी अकाउंट नंबर के जरिए आप वीरेंद्र के परिवार को अपनी मदद पहुंचा सकते हैं।
और अब आप इस खबर के मायने को समझिए कि वीरेंद्र को अपनी जमीन की मिट्टी तक क्यों आखिर नसीब नहीं हुई। दरअसल श्रीनगर ने वीरेंद्र के पासवान के शव को पटना भेजने की व्यवस्था कर दी थी, पर गरीब परिवार के पास शव को गांव लाने के लिए पैसे नहीं थे। सरकार प्रशासन की उदासीनता से परिजन लाचार और विवश थे। भागलपुर के डीएम ने भी खुद की ओर से कोई भी पहल नहीं की। अब परिजन लाचार थे। वीरेंद्र का श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हैं जिला प्रशासन से, साथ ही साथ वहां के जनप्रतिनिधि से, जो हम पूछ भी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जज उत्तम आनंद मर्डर केस में सीबीआई की टीम ने जांच के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद नंद कुमार सिंह उर्फ मामा से पूछताछ की है। नंद कुमार उर्फ मामा रंजय हत्याकांड का आरोपी है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की अब तक की जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। आप ये रिपोर्ट देखिए। जज उत्तम आनंद हत्याकांड के 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक सीबीआई के हाथ खाली हैं, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई ने अब तक की जांच रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं है। साथ ही अगली सुनवाई यानी 21 अक्टूबर को सीबीआई और एसआईटी को स्पेसिफिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस बीच सीबीआई की टीम ने रांची के होटवार जेल में रंजय सिंह हत्याकांड के आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ मामा से पूछताछ की है। दरअसल झरिया के पूर्व विधायक रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई जज उत्तम आनंद की कोर्ट में चल रही थी, इसलिए सीबीआई हर एंगल को खंगाल रही है। जज उत्तम आनंद की हत्या को लेकर लगातार सीबीआई की टीम अपनी दबिश दे रही है। एक तरफ जहां धनबाद में सीबीआई की टीम के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ होटवार जेल में भी सीबीआई की टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रंजय हत्याकांड के आरोपी जो फिलहाल होटवार जेल में बंद हैं, उनसे भी यहां पर सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और मामले में कई सुराग जो हैं वो पुलिस को मिले। हालांकि इस हत्याकांड में सीधे तौर पर जो नंद किशोर सिंह उर्फ मामा हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में अपने आप को निर्दोष करार दिया और साथ ही कहा है कि वो इस जज हत्याकांड में कहीं से भी साजिश में शामिल नहीं हुए। नंद कुमार सिंह उर्फ मामा के अलावा सीबीआई की टीम होटवार जेल में बंद 4 अन्य अपराधियों से भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह से भी सीबीआई ने सवाल जवाब किया था। हर्ष सिंह पर रंजन सिंह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर हैं। यानी सीबीआई हर वो एंगल खंगाल रही है जिससे जज हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सके, लेकिन अब तक सीबीआई ना तो हत्या के कारणों को पता कर सकी है और ना ही हत्यारों की जानकारी। रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में एक और धन कुबेर इंजीनियर के घर छापेमारी हुई है। पटना में भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मदन कुमार के ऑफिस में छापेमारी की गई, जहां से 12 लाख से ज्यादा कैश मिले हैं। अब तक आय से 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा जमीन के 8 प्लॉट के कागज भी मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता जो है वो मदन कुमार, उनके ठिकानों पर छापामारी की है। उनके आवास गोला रोड में जो स्थित है और कहले पाटलिपुत्रा में जो उनके कार्यालय स्थित है, उस पर कार्रवाई की है और नगद लाखों की जब्ती की है। आपको बता दें कि मदन कुमार जो भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता है, वो गोला रोड में स्थित जो उनका मकान है और उस मकान से 5,60,000 रुपये का जो नकदी है और उनके कार्यालय में 6,75,000 रुपये का जो है वो जब्त किया गया है। जो निगरानी विभाग में छापामारी है उसमें कई मामले खुल करके सामने आए हैं। विभिन्न बैंकों के 10 खाते जो है, उन खातों में निवेश और अन्य निवेश के कागजात जो है वो बरामद किए गए हैं। अब तक जो तलाशी जो ली गई उसमें 12,35,000 रुपये नकद जो है वो बरामद हुए हैं। और आपको बता दूं कि इसके तहत उनके परिजनों के नाम से भी 8 जमीन के दस्तावेज जो हैं
वो बरामद किए गए हैं। तो एक बार फिर से निगरानी विभाग जो है उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। पिछले कई दिनों में भी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो दिखाई पड़ी है। अब लगातार निगरानी विभाग कठोर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भवन निर्माण विभाग के जो कार्यपालक अभियंता है मदन कुमार, उसके ठिकानों पर छापामारी हुई है और कई मामले सामने निकल करके आए हैं। अब देखना होगा कि सब खत्म होने के बाद और कितने जो मामले हैं, कितने रकम जो हैं और क्या क्या खुलासे सामने निकल करके आते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।